सभी आए हुए मलखाम प्रेमी को मेरा दिल से धन्यवाद है कि आप अपना बहुत अमूल्य टाइम निकाल के आज इस ऑनलाइन सेशन में आया है। एंड वेरी वेरी थैंक्स टू एवरीवन। दिस इज फर्स्ट टाइम we are going to try some national level Malkham online session with our respected sir Sujeet Sedge sir. So everyone knows the Sujeet sir. I don't want to give any introduction about him. Sujeet sir, आपको पहला सवाल है कि आप मलखाम खेल की तरफ कब और कैसे आए? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। आई एम स्टडिंग इन 8 in 1983. Luckily I was joined to Malkham because I always went to Vyamshala named as Bhide Guruji Vyamshala, the legend Malkham player and wrestler. After his name, my Vyamshala is named Bhide Guruji Vyamshala. There I was going for my workout. I was 13 years old. मैं जाता था, वहाँ देखता था बच्चे कुछ करते थे। वो दीपक देशपांडे नाम के एक बुजुर्ग थे। He was using to teach their Malkham. मैं और मेरे साथी थे, तकरीबन 8-9 साथी थे हमारे, जिसमें सूर्यकांत मोने और सब कुछ लोग थे जो यहाँ अपना वर्कआउट करते थे। हम लोग जोर बैठका, ये सिंगल बार डबल बार ऐसा करते थे। तो एक दिन हमने देखा, ट्राई किया हमने खुद से ही। आई ट्राई माई सेल्फ टू go on Malkham and jump, simple jump, try to simple jump. I can go up but can't get down. So I asked Deshpande sir, will you teach me? And he replied instantly, yeah, why not, sure. And ये शुरू हो गया हमारा, ये यहाँ से जर्नी शुरू हो गया। बहुत क्वेश्चन इजी था सर, आपने कब और कैसे चालू किया, पर आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव आंसर इन वेरी शॉर्ट। आप जब 8वीं कक्षा में थे तभी आपने मलखाम स्टार्ट किया, और अभी आपने एक नाम का जिक्र किया, भिड़े गुरुजी। तो आप भिड़े गुरुजी के तालीम में जाते थे, तभी कुश्ती भी खेलते थे, ऐसे मैंने सुना था। कुश्ती और मलखाम आप साथ में करते थे? बिल्कुल। तो अभी कुश्ती और मलखाम आपने साथ में सीखा हुआ है। जैसे कि आप बहुत जुने मलखाम खिलाड़ी है, लेकिन दीपक देशपांडे सर आपको कंपटीशन लेवल का मलखाम सिखाते थे सर? यस। शुरू में तो बेसिक सीखा हमने सब, और बाद में एक साल के बाद हमको कॉम्पिटिटिव सिखाने लगे। हालांकि पहले साल में खेल नहीं सका स्टेट लेवल पे, यानी हमने डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर 1984 यानी दूसरे साल के बाद में थोड़ा थोड़ा करने लगा वहाँ पे, क्योंकि बेसिक ज़्यादा सिखाते थे। हमारी व्यायामशाला जो है, देयर इज नियर बाय, यानी एक साइड में मलखम था, एक साइड में अखाड़ा था, तो दोनों साथ में हो जाता था, कुश्ती और मलखम। ओके। लेकिन मैंने सुना था कि सर दीपक देशपांडे सर का कुछ पुणे में जॉब के लिए बदली हो गया, तो उनको पुणे जाना पड़ा। तो उसके बाद आपको किसने सिखाया सर? यस। अच्छा स्टडी करके आया हूँ सर। एक्चुअली मैं बहुत स्टडी किया है सर। आप बहुत शौकीन होने वाले हैं। बहुत सही किया है, बिल्कुल। या एक्चुअल सिखाने के लिए कोई नहीं था। हालांकि मुझसे 2-3 बड़े लोग थे वहाँ पे, जीवन गाणेकर करके थे, जो हमें रस्सी मलखम सिखाया करते थे। जीवन गाणेकर हु टीचर्स अस रोप मलखम, विलास पंडित which is one of my gurus. He also teaches us, but both of them are businessmen. That's why they cannot spend much time for Malkham. तो इसलिए मैं जितेंद्र देवकर और सूर्यकांत मोने, हम तीनों ने ही सिखाना शुरू किया, और जैसे बच्चों को सिखाते थे हम खुद भी वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे। यस सर, थैंक यू सर। अभी क्या बोलते हैं कि अभी हमारे एक्चुअली टर्निंग पॉइंट पे जाएंगे, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके ये सेशन का फायदा हो जाए। आपने मलखाम सिखाने को क्यों और कभी शुरुआत की? I started teaching in 1984, September 1984. Means last 36 years I am teaching. But my bad luck is that I have no gurus. No have taught me how to teach Malkham.
I just looked after in the competitions, how they perform, how the technically sound people from Pune or Mumbai, how they play, how they perform, and then by observing them, I teach my students. But it's And a something very, like that. very unique what you experience you share with us. I want to say everyone Yeah. कि मैं सुजीत सर के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि सर ने अभी बोला कि उनको कोई गुरु नहीं था कि कैसे सिखाना है। उन्होंने कंपटीशन में जा के अच्छे स्टूडेंट्स का, अच्छे खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देख के, ऑब्जर्वेशन करके, उनका स्टडीज करके, एनालाइज करके उन्होंने मलखाम सिखाया है। मैं बहुत सर प्राउड फील करता हूं कि इतना होने के बाद भी आपने ऐसे कुछ बेसिक लेवल का नहीं, आपने बहुत सारे ऐसे अच्छे खिलाड़ी बनाया है। फिर भी कितने छत्रपति पुरस्कार आपने बनाए सर? नंबर बताइए सर। 5 people, 5 students, excluding me, and the 6 That we know, six sir. man. That we know. सर फिर भी Yeah. आपने इतने अच्छे और अच्छा दर्जा का मलखम सिखाया है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी, आपकी हाँ। क्या टेक्निक होती थी मलखम सिखाने के टाइम? स्ट्रैटेजी बोले तो मैं एक ही बात बता सकता हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, सपोज आई हैव 30% or 40% नॉलेज, आई वांट टू ट्रांसमिट इट टू टोटल 100%। आई विल मैं उनको ये करता था, जितना मुझे पता है उसमें से 100% मैं अपने स्टूडेंट को दे पाऊँ, ऐसा मैं सोचता था। धीरे धीरे वो परसेंटेज बढ़ता गया। अभी तो मैं तकरीबन 60% पहुंच गया हूँ कि मुझे जो नॉलेज है मलखम के बारे में, वो तो नियर अबाउट 60%, ओनली दैट मच आई हैव। बट स्टिल मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना नॉलेज था वो पूरा 100% आपको अपने स्टूडेंट को देना है। गणेश सर आप झूठ बोल रहे हैं सर, आप वो 30% 60% वो कंसेप्ट मेरे को नहीं समझता है, क्योंकि आपके पास अभी आप बोले 60% नॉलेज है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कितना परसेंट नॉलेज होगा, तो मेरे पास शायद अभी 15% ही नॉलेज होगा अगर आपके पास 60% है। तो ऐसे नहीं है सर, सिर्फ आपके माध्यम से ये है कि कोच ने अपना 100% लोगों को देना चाहिए, अपने बच्चों को देना चाहिए, या आपने अपना टेक्निक का एक नजरिया बताइए, जो है उतना सब दो, उसके बाद अपना खिलाड़ी जितना ले सके वो हर एक खिलाड़ी के ऊपर है कि वो कितना ग्रहण कर सके। फिर भी सर आप जब भी कोचिंग करते थे तभी आपकी मानसिकता कैसे होती थी? हाउ यू कीप योर माइंड सेट एंड हाउ यू विल टीच? मुझे तो एक पता था कि ये जो एक मलखम है, जैसे कि हम सुनते हैं कि इट्स अ सपोर्टिव एक्सरसाइज फॉर मलखम। मल्ल मीन्स वेस्लर एंड खाम मीन्स अ वुडन पोल। वी नो दैट बेसिक कंसेप्ट। इट इज सपोर्ट एक्सरसाइज फॉर रेसलिंग। तो मैं शुरू में यही करता था कि रेसलिंग के नजरिए से देखता था कि क्या क्या सिखाना चाहिए बच्चों को। कंपटीशन के नजरिए से मैं बहुत कम देखता था, और आज भी मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का कम सिखाता हूँ या कम बताता हूँ लोगों को, बच्चों को। मैं ज़्यादातर स्किल ज़्यादा नहीं बताता बच्चों को। उनका फिजिकल फिटनेस जो है वो पहले अच्छा करना मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इफ स्टूडेंट इज परफेक्टली physically fit, then only we can teach him skills on Malkham in very short time, and that's my strategy. पहले फिजिकल फिटनेस कराना है बच्चों से पूरा, और बाद में स्किल सिखाना है मलखम के ऊपर। यस गणेश, ओवर टू यू। और जैसे मुझे लगा और आप बहुत सारे बात करेंगे कि इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन सर अभी आपने उल्लेख किया कि आप स्किल पे ज्यादा फोकस करते थे। मेरे भी 3-4 सेशन जिन्हें मैं जो लिया उसमें मैंने वही कोशिश की लोगों को बताने की कि जस्ट फोकस ऑन बेसिक ट्रेनिंग मैक्सिमम, जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं। जितना हम लोग मलखाम के बेसिक ट्रेनिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उतना लोगों स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छे से ऊपर जा सकता है। सर आप सिखाते सिखाते आपने बोला कि 5 से 6 छत्रपति पुरस्कार मिला है क्योंकि क्या है। हाँ बोलो सर, कंटिन्यू सर। नहीं बोलो, आप बोलो पहले। मैं क्या जानता हूँ, क्या सोचता हूँ, मेरी सोच बहुत अलग है, सबसे अलग है। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मेरा स्टूडेंट नेशनल पे फर्स्ट आए, या नेशनल में परफॉर्म करे, या नेशनल के लिए सिलेक्ट हो जाए। मेरा कहना ये है, या मेरा मानना ये है कि जितना भी मुझे नॉलेज है एज अ कोच, whatever my knowledge is, I have to transmit it 100% to my students.
and whenever he performing in competitions, he has to perform his 100%. बराबर है सर, वही सब लोग। उसने अगर उसका 100% दिए। हाँ सर, बोलो 100% के लिए आप कुछ बोल रहे थे सर, बोलो। 100% वही होना चाहिए कि बच्चों को मन में शुरू से ही कंपटीशन के बारे में मत ये करो, क्या बोलते हो उसको, मोटिवेट करो, प्रेशर मत डालो उस पे। मोटिवेट करो लेकिन प्रेशर मत डालो उस पे। ओके, डोंट प्रेशराइज हिम। वॉट एवर यू हैव द नॉलेज, यू आर गिविंग 100%। इफ यू अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट 100% फ्रॉम योर स्टूडेंट इन द कॉम्पिटिशन, then just relax him, because if you focus on basic Mallakhamb, basic training, then only he gets confidence also, as well as courage and concentration to perform in competition level. सही बात है सर। आप बोल रहे कि बच्चों को या खिलाड़ियों को कुछ भी प्रेशर मत डालो। जितना उनके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, जितना वो लोग खेल एंजॉय करेंगे, और बेसिक ट्रेनिंग के साथ हम लोग उसको एडवांस ट्रेनिंग का अगर जोड़ देंगे तो बच्चों लोग का तो उसमें अच्छा होने वाला है परफॉर्मेंस, लेकिन मलखाम का ग्रोथ भी अच्छे से और गुड डायरेक्शन में जाने की बहुत चांसेस है। सर, आपने बताया कि आपने 5 से 6 पुरस्कार आपके खिलाड़ी है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। आपको भी शिव छत्रपति पुरस्कार मिला है सर, कांग्रेचुलेशन, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप सिखाते सिखाते या कोचिंग करते करते आप संगठनात्मक में भी जुड़ गए, मतलब आप ऑर्गेनाइजिंग में या एसोसिएशन में आ गए, तो फिर भी आपने वो काम करने की कभी शुरुआत की? मतलब आपने महाराष्ट्र ओशी मलखाम सेक्रेटरी बने, MFI के सेक्रेटरी बने, तो वो शुरुआत क्यों की और उस जगह पे आप कैसे मुड़ गए? हाँ, इसका जवाब तो बहुत लंबा होगा। दे दो सर, चलेगा। लॉन्ग स्टोरी, बिकॉज मेरा बोलने का कि ऐसा है कि अगर आप कोचिंग में अच्छे से फोकस कर रहे हैं, आपका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है और बच्चे लोग अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये अलग ट्रैक पे जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, जहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे भी काम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे डाइवर्टेशन कैसे हो गया आपका? वो तो बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर आप सुन पाएंगे तो बहुत अच्छी है। बताएंगे सर, हम लोग I told that since 1984 and okay, no problem at all then. Yeah, since 1984 I started coaching up to 1991-92. मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था मलखाम के बारे में, यानी जजिंग के बारे में, कैसे जजिंग करते हैं, उसमें मार्क्स कितने आते हैं, कैसे आते हैं, ए पार्ट कौन सा है, बी पार्ट कौन सा है, सी पार्ट कौन सा है, ये भी पता नहीं था। लेकिन 1992 में या 91-92 में नासिक में कंपटीशन हुई थी, स्टेट कंपटीशन थी, स्टेट चैंपियनशिप थी अपनी। तो वहाँ पे सब लोग, देशपांडे सर, अपने आदरणीय देशपांडे सर, सबको लेके एक दिन वनी जा रहे थे, जहाँ अपना मलखाम का उगम हो गया ऐसा बोलते हैं या बताया जाता है कि मलखाम शुरू वहाँ से हुआ है। बारम्बर दादा ने वहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था और वहाँ पे मारुति राय ने उनको दर्शन दिया था, हनुमान जी ने। तो वहाँ लेके जाने वाले सब बच्चों को, हालांकि एक दिन की कंपटीशन बची थी, लेकिन एक दिन उसमें से निकाला था देशपांडे सर ने। तो सब लोग जाने लगे और एक ही आदमी था जो ऑफिस में बैठा था और कुछ काम कर रहा था मलखाम को लेके, या कंपटीशन के कंपाइलेशन वगैरह जो रहते हैं वो कर रहे थे। मैंने सोचा भाई ये अकेले बैठा है तो चलो भाई हम जाके बैठे उसके साथ में। मैं देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, और हाँ, वो पर्सन था माय वेरी फेवरेट एंड सबसे बहुत बहुत करीबी दोस्त मेरा, राजेश नारखेड़े। हालांकि हमारा परिचय नहीं था ज़्यादा, फिर भी मैं जाके बैठा रहा उसके साथ। तो उसने बोला मैं कंपाइलेशन वगैरह कर रहा हूँ, जो कि कंपटीशन 3 बची थी, तो उसके नाम निकालना है, टोटल्स करना है सर। तो मुझे थोड़ा मैथमेटिक्स में रुचि थी, इसीलिए मैं उसके साथ बैठा। वो बोला अरे जाओ, ये दोबारा मौका नहीं आएगा वनी जाने के लिए,
मैं बोला जाने दो यार, तू नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊँ, मैं भी बैठता हूँ यहीं पे। और हम साथ में बैठ गए। और वहाँ से मुझे ऐसा लगा, मैं जब कंपैरिजन करने के बैठा था तो मेरी सोच उससे पहले ये थी कि कंपटीशन 1 इज ओनली फॉर सिलेक्शन फॉर कंपटीशन नंबर 2 and 3। सो मेरा अंडर 12 का जो बच्चा था विक्रांत, जिसे बाद में छत्रपति पुरस्कार मिला, वो वहाँ पे अंडर 12 में कॉम्पीट कर रहा था वहाँ पे। तो उसने, मैंने उसे बोला, जब जो कि मुझे जितना नॉलेज नहीं था, तो मैंने उसको बताया था कि भाई कंपटीशन 1 के लिए अलग सेट था, कंपटीशन 3 के लिए अलग सेट था उसका। मतलब 1991 में आप इस तरह पे मुड़ गए कि आपको एसोसिएशन के साथ भी काम करने का मौका मिला। तो जब तब मैंने डिसाइड कर दिया, जब मैंने वो कंपाइलेशन शीट देखी और वहां से रिजल्ट देखा, तो पहले 6 में भी नहीं था, यानी सिलेक्शन में विक्रांत नहीं था। और जब कंपटीशन 3 हुई दूसरे दिन, तो वो फर्स्ट था, लेकिन उसे मेडल मिला, लेकिन नेशनल के लिए मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा भाई ये कुछ गड़बड़ है, अपने में गड़बड़ है, कुछ जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ बच्चों को, वो कुछ तो वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे, और ऐसे में इससे जुड़ गया। ओके सर। सर, मलखाम फेडरेशन ऑफ इंडिया जो बिगेस्ट अपना फेडरेशन है इंडिया का, उसके आप सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो सातारा से भारत इस प्रवास के बारे में आप कुछ बताए तो थोड़े में। हालांकि मेरी मनीषा कभी नहीं थी कि मैं कहीं पे जाऊं या कहीं कुर्सी में बैठूं। ऐसे आज भी मनीषा नहीं रखता मैं। हालांकि नहीं सर, आप काम करते रहना है, आपने उस लेवल पे काम किया है। एक इतना ही नहीं सातारा जानता में था। बोलते थे कि भिड़े गुरुजी के क्लास में सीखने वाला लड़का MFI के सेक्रेटरी तक पहुंचा। तो सातारा से भारत, ये एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा हमको जानना है सर। एक्चुअल मैं बहुत अल्पसंतुष्ट हूँ मैं, यानी मुझे ज्यादा नहीं चाहिए कुछ। मैं काम करता रहा और काम करते करते सब लोगों को मेरा काम पसंद आया। ये काम पसंद आने से ही जब महाराष्ट्र में सेक्रेटरी था या चुना गया सेक्रेटरी के लिए, उस वक्त भी वही हुआ था। सब लोगों को मैं चाहिए था। दे वांट मी एज अ सेक्रेटरी। दैट्स व्हाई आई हैव इलेक्टेड और सिलेक्टेड, नॉट इलेक्टेड। First time I am selected as secretary in Maharashtra Amateur Malkhamb Association, and same thing in federation. वहाँ पे भी मैं नहीं चाहता था। मेरा ये उसूल ये है कि अकेले जाने से बेहतर है कि सब लोगों को साथ में लेके चले। जो आपने मैत्री कट्टा की बात बताई, वो भी उससे भी मैंने जो कमेंट की वो भी यही थी कि अगर हम सब लोग मिलकर काम करते हैं मलखम्ब के लिए, तो ही मलखम्ब आगे बढ़ सकता है। ये किसी अकेले की जिम्मेदारी भी नहीं है और किसी एक आदमी का काम भी नहीं है। अगर हम सब लोग मिलकर काम करते हैं तो ही मलखम्ब वर्ल्ड लेवल पे अच्छी तरह से ये हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोपोगेट हो सकता है। और दूसरी चीज है कि अगर हम सब मिलकर काम करते हैं तो ही मलखम्ब के जो बायलॉज है या जो नियमावली है वो हम बना सकते हैं। उस पर किसी का अदर कंट्री का वर्चस्व नहीं रहेगा उसमें। जो हमें चाहिए मलखम्ब का बेस जो है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। सर एक्चुअली मेरा जो अगला क्वेश्चन है ना, उसका क्वेश्चन का आंसर भी अभी आप दे रहे हैं। थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। आपने बताया, लेकिन इतने बड़े मुझे आगे बढ़ाया है, बड़े स्तर पे आपने काम किया है, तो आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ओके व्हाट इज द क्वेश्चन? सर क्वेश्चन ऐसा है कि इतने बड़े स्तर पे आपने काम किया है, बड़े प्लेटफॉर्म पे काम किया है, तो मलखम्ब खेल को आगे लेके जाने के लिए आपसे कुछ ऐसे काम हुए हैं क्या जब भी आप MFI पे थे? या फिर इसको और क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि खेल आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? एक्चुअल इसका बेसिक क्या है गणेश, जो कॉम्पिटिटर्स है या जो बच्चे मलखम्ब के कंपटीशन के लिए आते हैं, उनको क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, क्यों सिखाना है, ये एक सेशन में श्रेयस सर ने एक बात बोली थी, 5 Ws। उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि 5 W जो है, जो कॉम्पिटिटर जो है या बच्चे जो सीखने वाला है मलखम्ब, उसका
ये जागरूक होना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, ये सब उसको जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही हम लोग ये जो सिखाते हैं बच्चों को, उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, अपना हेतु क्या है उसमें, और उसको ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो एक बात यह है कि मलखम्ब हम क्यों सिखाते हैं बच्चों को, केवल एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है इसीलिए, या जो स्पोर्ट्स है उसको आगे ले जाने के लिए, या मेरा स्तर जो है, मेरा कॉम्पिटिटिव लेवल जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, ये सोच हमने देखनी है कि मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है। जब मैं से हम हो जाते हैं या हम लोग हो जाते हैं तो उसका स्तर ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जो मैं करके बैठेगा वो ज्यादा दिन तक या ज्यादा बच्चों को, ज्यादा लोगों को साथ में नहीं ले जा सकता है। आपको अगला सवाल है सर। प्लीज। महाराष्ट्र में हाँ। सब जगह पे मलखाम अच्छे हाँ। से फैला हुआ है और फैल भी रहा है। उसी तरह पूरे भारत देश में भी मलखाम अच्छे से फैल रहा है, या और बोलते हैं ना सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स में मलखाम को अभी देखा जाता है। तो आपके नजर में सर क्या है कि संख्या या दर्जा, मतलब क्वांटिटी की क्वालिटी? अब ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मलखाम कंपटीशन में आने वाले खिलाड़ी आके एक आध दो एलिमेंट करके सेट निकाल के निकल जाते हैं, मतलब उनका 2-3 एलिमेंट होता है। Exactly. I got your question. Okay, sir. I got your question. क्वांटिटी और क्वालिटी, ये मैंने वही बोला कि जब फर्स्ट देयर शुड बी क्वांटिटी एंड देन क्वालिटी। इट्स माय रूल। सर एक्सप्लेन करो। मिल्क देखा है, वही तो बोल रहा हूं मैं। Okay. हमने दूध देखा है, दूध से कर्ड यानी दही बनता है, दही से छाछ या उसमें बटर और बटर मिल्क एंड बटर एंड देन घी, ऐसा बनता है। ये स्टेप्स है। अगर 1 लीटर दूध है तो उससे 100 या 200 मिली दूध निकलेगा या घी निकलेगा। तो जब तक क्वांटिटी बढ़ती नहीं है बच्चों की, कई जगह पे ऐसा है, मैं किसी के ऊपर ये नहीं करने वाला, ब्लेम नहीं रखने वाला, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि एक व्यायामशाला या एक डिस्ट्रिक्ट यानी वो स्टेट बन जाता है। उसकी बदौलत ये ऐसा आज जो आप कंडीशन देख रहे हैं मलखम्ब की अपने नेशनल लेवल पे, कि कई स्टेट्स में से ऐसे बच्चे आते हैं जो हाथ लगाते हैं और पीछे वापस जाते हैं। तो ये पिक्चर बदलने के लिए हमें क्या करना है, उस स्टेट में जो पदाधिकारी है उनका सोचने का तरीका बदलना है, उनका सोचने का, उनका ब्रॉड माइंड करना है उनको। अब क्या सोचते हैं ये लोग। हम हालांकि महाराष्ट्र बहुत ऊपर, इसमें बहुत ऊपर के लेवल पे है। उसका रीजन यही है कि महाराष्ट्र के कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा मलखम्ब किया जाता है। हालांकि कंपटीशन में 27-28 डिस्ट्रिक्ट कॉम्पीट करते हैं, उसमें से 10 या 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो उससे अच्छे प्लेयर्स जो है वो नेशनल के लिए सिलेक्ट होते हैं और नेशनल पे भी वो सिलेक्ट होके जीत जाते हैं वहां पे। इसीलिए महाराष्ट्र का लेवल जो है, परफॉर्मेंस लेवल जो है वो बहुत ऊपर है। आपने बहुत सर आसान भाषा में बताया कि क्वांटिटी की क्वालिटी मेरा जो क्वेश्चन था, तो ये पहले क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। उसमें आपने जो दूध का उदाहरण दिया वो मुझे सच्ची में बहुत ही अच्छा लगा और मुझे एकदम मेरी कंसेप्ट क्लियर हो गई। अगर हम लोग को लास्ट में अगर बटर चाहिए तो क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो बटर की क्वालिटी बढ़ेगी और बटर की भी क्वांटिटी बढ़ेगी, जो हम लोग को मलखाम देखना है फ्यूचर में जाके। और जिस तरह से बोल रहे कि महाराष्ट्र का मलखाम आज टॉप लेवल पे देखा जाता है, कि सुना जाता है, इसका रीजन वही है। जो मैं खुद खेलता था तभी भी मैं हर एक कंपटीशन में इतने कॉम्पिटिटर्स होते थे कि स्टेट नेशनल लेवल तक जाने तो बहुत तकलीफ लेना पड़ता था। सो इज वेरी नाइस सर। आपका स्वभाव बहुत शांत स्वभाव है और आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। तो मैं पूछना चाहता हूं सर, आपने मलखाम के ऊपर कुछ अब तक कुछ लिखा है क्या? अगर नहीं लिखा है तो कुछ लिखने का कभी मन हुआ है क्या मलखाम के ऊपर? ऑब्वियसली सर, अपना खेल ही वो, आपका इतना अच्छा हैंडराइटिंग है, आपका रीडिंग अच्छा है, तो कुछ लिखा है मलखाम के ऊपर सर अब तक? हाँ, या कुछ लिखने का कुछ प्लान है? प्लान तो बना रहा हूँ अभी,
क्योंकि क्या है, नहीं सर, छोटे बोलो मोटे बिंदास बोलो सर, चलेगा। आज पूरा भारत सुन रहे हैं अरे आपको अरे सर। बिंदास वही तो वैसे तो छोटे मोटे लेख तो लिखता रहता हूँ मैं। यहाँ के बहुत सारे स्कूल जो है जिसमें मेरी लड़की पढ़ती है, या मैं जहाँ पे सिखाता हूँ, वहाँ के जो स्कूल के जो मैगजीन निकालते हैं हर साल, उसमें कम से कम एक मेरा लेख तो रहता है उसमें, एटलीस्ट वन। और वैसे भी बहुत सारे लेख मैंने लिखे हैं, लेकिन वो लोकल लेवल पे लिखे हैं। लोकल पेपर जो चलता है, हमारा न्यूज़ पेपर जो है, उसमें बहुत सारे लेख मेरे छप चुके हैं। और आगे जाके थोड़ा सा कुछ मलखम के अभी जो मलखम चल रहा है, जैसे कि अपना एक पुराना खंड है, खंड 3, ज्ञानकोश खंड 3, उसके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। यस तो सर। वैसा आगे जाके ऐसा कुछ करना पड़ेगा ही, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो कॉम्पिटिटिव मलखम है। उसमें जो दिया था वो बेसिक मलखम या बेसिक ट्रेनिंग था, या बेसिक सपोर्टिंग एक्सरसाइज था मलखम के लिए। तो अभी हम जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आप जो बेसिक लेवल पे लिख रहे हैं, या आपका जो भी ड्रीम है वो जल्दी से जल्दी सबके सामने आए, और महाराष्ट्र लेवल के साथ इंडिया लेवल में भी ज्यादा से ज्यादा कुछ आप लिख के ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में आपने जो अभ्यास किया है वो सबको उसका फायदा हो। सर, आप कोचिंग करते थे या अभी भी आप कोचिंग करते हैं क्या? फिलहाल मैंने कोचिंग करना कम नहीं किया है। सर, आप कोचिंग करते हैं क्या, या कोचिंग करना रुका दिया है, कैसे है? कोचिंग तो मैं करता हूँ, यानी कोचिंग अब अलग लेवल पे गया है मेरा। क्योंकि क्या है, जब मैं शुरू में सिखाता था बच्चों को तो बेसिक से शुरू करना पड़ता था, ABCD से मुझे खुद जानना था कैसे करना है, क्या करना है। बाद में वो ABCD से कुछ वर्ड्स बनाना है, कुछ बाद में उसके वर्ड्स बनाने जैसे मुझे आने लगे तो मैं सेंटेंस बनाना जान गया, कैसे करना है, क्या करना है, वो करता गया। लेकिन अभी जो है वो मैं केवल सेंटेंस जो है उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। जो वर्ड्स है या कुछ अल्फाबेट्स है वो सिखाने के लिए अभी जो मेरे पीछे वाले जो है, या मैंने जो जिनको सिखाया है, जैसे कि रईस है, विक्रांत है, विशाल है, विश्वतेज है, माया है, ये सब लोग जो है वो बेसिक भी देते हैं ट्रेनिंग बच्चों को, और एडवांस ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं ज्यादातर एडवांस पे फोकस करता हूँ अभी। वो भी मैं खुद हेल्प नहीं करता। जैसे परसों एक सेशन पे बताया था कि मैं ज्यादा ये देशपांडे सर ने बताया था कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको बोल के सिखाना पड़ता है, we have to express with our words। तो मैं भी उसमें ज्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि देशपांडे सर और श्रेयस सर ये दो मेरे गुरु जो है उनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। वो तो मेरे भी गुरु है सर, मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूँ। सबके गुरु है वो। लेकिन अभी आपने बोला सर कि आप वो सबके गुरु है, हेल्प नहीं करते, तो लेकिन पहले तो हेल्प करते होगे ना? तो ऐसे कभी इंसिडेंस हुआ है कि हेल्प करते करते आपको कभी चोट आई या आपको कभी इंजरी आई? वो कुछ किस्सा है क्या? मुझे इंजरी नहीं आई, लेकिन विक्रांत और विश्वतेज के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा मैं। प्लीज सर। We have started with क्या बोलते हैं उसको, कत्थे की गादी थी हमारे यहाँ पे शुरू में। बेसिक 2 या 3 रहती थी। यस, या बेसिक मैथ्स बोलो उसको, ओके। यस। और in 1990 90 से 94-95 तक विक्रांत को सिखा रहा था मैं। और जैसे कि सुना था आपने दुदम सर की जो मुलाकात सुनी थी, उन्होंने बताया था मैं डबल रोटेशन करता हूँ, डबल बैक किया था उन्होंने कंपटीशन में। यस सर। तो उस तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे थे या सोच रहे थे। हालांकि बहुत कम इक्विपमेंट्स है हमारे पास, फिर भी सोच हमारी बहुत बड़ी थी कि भाई उनको कॉम्पीट करना है तो उनके पास जाना, उनके जैसा ही करना होगा। तो हम विक्रांत का डबल गेनर बैक बिठा रहे थे हम लोग, और 2-3 बार वो अच्छा किया परफॉर्म उसने। लेकिन फिर मुझे ही डर लगने लगा कि भाई अगर कंपटीशन में करता है तो ठीक है, लेकिन बेसिक करते हुए, स्टार्ट करते हुए या सीखते हुए अगर वो गिरता है तो इट्स डेंजरस फॉर हिम, फॉर हिज लाइफ। क्योंकि अपना खेल जो है वो उसमें लाइफ सिक्योरिटी कुछ नहीं है। सही बात है, सही एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए मैं बहुत चौकन्ना रहता था। आई वॉज वेरी कीन व्हाइल हेल्पिंग। मेरी सोच आज भी यही है कि बच्चों को आप जो सिखाते हैं, जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप बच्चों को पूरी हेल्प करो, जिसे मैं बेसिक ट्रेनिंग मानता हूँ।
उसको पूरा हेल्प करो। रोटेशन करता है अपने आप तो ठीक है, अगर नहीं करता तो उसे रोटेट भी कराओ। जब तक उसके दिमाग में नहीं बैठता है कि क्या करना है उसे, जब तक आप पूरी हेल्प करो। और जब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चा पूरा कर पाएगा, सही कर पाएगा, तो उसे कॉन्फिडेंस दो कि भाई तू अकेला कर पाएगा, और बाद में ही उसे अकेला कराना है। सही बात है सर। बच्चे की सेफ्टी या। आपने बहुत मायने रखी है सर। और जैसे आपने इस बिल्कुल। 2 मिनट के सेंटेंस में इतना कुछ बोल गए कि अगर हम लोग को किसी के साथ जंग जीतनी है तो अपने पास भी ऐसे वेपन्स होना चाहिए जो दुश्मन के बराबर के होने चाहिए। दुश्मन मतलब अपने प्रतिस्पर्धी या। बोलते खिलाड़ी। अगर वो सामने वाला डबल बैक मारता है तो हमको भी मारना चाहिए, लेकिन वो करते वक्त या। उस बच्चे की, खिलाड़ी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कोच के ऊपर होती है। जैसे आपने बोला कि पूरा हेल्प करो, ज्यादा से ज्यादा हेल्प करो, और जैसे आपको कोच को कॉन्फिडेंस आया कि वो अच्छे से कर रहा है, तभी उसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस देके अपना हेल्प कम करते जाओ। लेकिन यही तरीका है अच्छे कोच का और अच्छे खिलाड़ी बनने का। इसलिए आपके खिलाड़ी हमेशा अच्छे लेवल पे खेले हैं और अच्छे लेवल पे अच्छे एलिमेंट लेके खेले हैं, वो बहुत अच्छी बात है। सब जो अभी अपने देश के ऊपर जो संकट आया है, जो अपना बहुत ही प्रचलित नाम है कोरोना, उस सिचुएशन में अभी धीरे धीरे जैसे जैसे वो माइल्ड होते जाएगा या कम होते जाएगा, तो मलखाम खिलाड़ी ने कौन से चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्रैक्टिस करते वक्त, जब भी प्रैक्टिस चालू होगी तभी? फर्स्टली गणेश, इफ दे आर फिट, टोटली फिट, फिजिकली फिट, अभी आप जो कर रहे हैं, मैंने शुरू में कुछ नहीं बोला है आपके बारे में। आपने जो उपक्रम शुरू किया है, इट्स वेरी फैंटास्टिक आइडिया। थैंक यू सर। बच्चों को अपने साथ जुटा रहना है, जोड़ के रखना है। बच्चों अगर इधर उधर हो जाते हैं ना, फोकस उनका हिल जाता है, तो बहुत बुरा असर होगा अपने खिलाड़ियों पे, बच्चों पे। तो आपने, और बहुत सारे लोगों ने ये किया है कि बच्चों को फोकस करके उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे लाइव सेशंस ये चला रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चे अभी मलखम के बारे में ही सोच रहे हैं। कम से कम दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार तो वो सोच रही है कि क्या करना है। हालांकि सब लोग उतने चौकन्ना है कि अपने जो कॉम्पिटिटर बच्चे हैं या बड़े लेवल पे खेलते हैं, नेशनल पे खेलते हैं, स्टेट पे खेलते हैं, उनके बारे में वो सोचते भी है। उनको वो लाइव सेशंस भी देते हैं, कुछ प्रैक्टिस भी सिखाते हैं कि अपनी अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी है, फिजिकली फिट खुद को कैसे रखना है। नाउ दे आर प्रिपेयर्ड मेंटली फिट, आई थिंक सो, एंड देन इट्स वेरी इजी, आई थिंक, इफ दे आर फिट and if they are joined to you, then it's not very difficult to join the Malkham and start the Malkham practice again, I think. Yes sir, मैंने तो हर एक सेशन में बोला है कि मलखाम खेलने वाला खिलाड़ी को कोरोना कभी नहीं होगा, छू भी नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी सर उस खिलाड़ी को कुछ नहीं होगा, वो हमको सबको पता है। लेकिन उस खिलाड़ी के साथ उससे जुड़े हुए उसकी फैमिली है, उसके ग्रैंडफादर है, तो उस चीज को सब दिमाग में रखे। अगर कोई लड़के कल जाके क्लब में जाना चालू हो गए, तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि उनको वो खबरदारी रखना ही है कि हम लोग घर से बाहर निकले हैं तो सैनिटाइज करना, या फिर घर में जाके तुरंत नहाना, यहाँ वहाँ पे नहीं छूना, अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े तुरंत धोने के लिए डालना। क्योंकि हम लोग थोड़े से खुद को स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन उसके साथ अपने परिवार का भी अगर हम लोग ध्यान रखना हर एक खिलाड़ी का फर्ज है, ऐसे मैं मानता हूं सर। ख्याल करिए ये सर। मलखाम खेल को लेकर बिल्कुल गणेश, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। अगले क्वेश्चन पे पास जाए सर। हाँ। मलखाम खेल को लेकर आपके मन में कौन से ऐसे सपने हैं, योर ड्रीम्स फॉर दिस मलखाम खेल? ड्रीम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई प्रीफर दैट जो अभी जो कंपटीशन लेवल का मलखम चल रहा है, उसमें क्वांटिटी और ज्यादा आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पहले से ही मानना यही है कि ज्यादातर लोगों को केवल सुनना नहीं है, लोगों ने करना है मलखम। जो अभी हैबिचुअल हुआ है लोगों को, जो 15 जून को हम मलखम दिन मनाते हैं ना, तो ये 2-3 साल में बहुत सारे लोग जुट गए मलखम के साथ। जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी, महाराष्ट्र का हर एक डिस्ट्रिक्ट में मलखम होना चाहिए। वैसे ही इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैं चाहूंगा कि हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट पर तक मलखम जाना चाहिए।
मतलब आपका हालांकि एक सपना बार है कि बोलते हैं ना कि हर एक चौराहे पे, हर एक यहाँ पे जगह पे मलखाम का एक सेशन ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए उतना क्वांटिटी में। ओके, और सर बिल्कुल बिल्कुल ये एक सपना हो गया, अपने बॉस देख सकते हैं सर। वो अभी क्या होता है, जब इतने बड़े लेवल पे काम किया तो बहुत सारे लोगों से बातचीत भी होती है। तो बीच में ऐसे ही श्रेयस सर से बात हुई थी, तो उन्होंने उन्होंने मैंने जो बोला कि जो राइटिंग करनी है, जो बुक लिखनी है, उसके बारे में सर का भी सपना यही है, श्रेयस सर का। हालांकि उनका सपना ही मैंने चुरा लिया ऐसा बोलो, या थीम उसकी है ऐसा बोलो। जो एक बुक बननी चाहिए जिसमें हर एक एलिमेंट का राइटअप हो, थोड़ा सा पिक्चर्स भी हो उसमें कि हाउ टू परफॉर्म एन एलिमेंट, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में पिक्चर्स, जैसे खंड में दिया है, व्यायाम ज्ञानकोश खंड 3 में दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में चाहिए। हालांकि हमारे पास अभी बहुत सारे सोर्सेस है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। महेश अटारी सर का भी ये सपना था, जो कि हम साथ में काम करते थे, तो उन्होंने भी बोला था हमें कि भाई हम एक सीडी ऐसी बनाएंगे। एक सीडी है अपने पास, पुरानी सीडी, बेसिक मलखाम नाम की, जो गोपाल जी फड़के ने बनाई थी। सही बात है। सेम वैसी एक सीडी बनानी थी हमें, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मलखाम, हाउ टू टीच कॉम्पिटिटिव मलखाम, as well as how to teach the elements, each and every element we have to capture the pictures or capture the videos of the of a player and we have to execute it. ऐसा हमारा सपना है सर। हालांकि हम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर इसको मैं सपना नहीं बोलूंगा सर। ये सब चीज आप महेश सर, श्रेयस सर, देशपांडे सर और आपने अच्छे से भी को अगर हम लोग जोड़ लिया तो ये एक महीने में होने वाली चीज है। सिर्फ आपको सबको एक साथ आना है। और अभी की जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आपको सबको पता है, बच्चा मोबाइल जानता है, हर एक के पास स्मार्टफोन तो है, तो सिर्फ आप लोगों को साथ में आके बैठना है। ये तो सपना चुटकी में पूरा हो जाएगा, ऐसा सपना है। और कुछ सब हालांकि उसको वक्त देना बहुत जरूरी है, उतना टाइम देना जरूरी है। तो वही तो मांग रहा हूँ सर। जैसे आज भी आपने हम लोग के लिए अच्छा वक्त निकाला, तो उसका दो धन्यवाद तो मैं दूंगा नहीं, इतना हक तो है आपके पास कि हक से आपका हक मांग लेता हूँ, टाइम ले सकता हूँ। हक है आपका। यस सर। सर अभी आपने बातों में 15 जून 4th इंटरनेशनल डे, उसका उल्लेख किया आपने कि इंटरनेशनल डे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने करना चाहिए, क्वांटिटी में करना चाहिए। जिस तरह से मलखाम डे बढ़ रहा है, उसका जिस तरह से प्रमोशन हो रहा है, हर एक जन कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इस सिचुएशन में मलखाम डे किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं या करना चाहिए? मलखाम प्रेमी को आप किस तरह से मार्गदर्शन करोगे? हालांकि गणेश क्या है, अभी मेरे मार्गदर्शन की जरूरत है ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रमोशंस हो रहे हैं अभी। मलखाम इंडिया नाम का जो सेशन है ना, हम लोग को क्या लगता है बोलना है, सामने वालों को क्या लगता है वो खुद सोचेगा, अच्छी बात है। नहीं, हर एक जन कर रहा है, लेकिन जो कोरोना, मैं सोचता हूँ कि ये कोरोना के सीरियसनेस को नजर में रख के मलखाम डे सेलिब्रेट होना चाहिए। तो आप प्लीज कुछ बताइए। उसमें एक तरीका जो है आपने अभी किया है, जो लाइव सेशन चल रहा है अपना, वैसे लाइव सेशंस मैंने कहाँ देखा भी, मध्य प्रदेश में वैसा चल रहा है। वो लोकल लेवल पे उनके जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करते हैं, मलखाम कैसा है, क्या है, उनके जमाने में कैसा चल रहा था, उनके जमाने में कॉम्पिटिशन कैसे होते थे, उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे, तो उनका टेक्निक या उनका स्तर कौन सा था, लेवल कौन सी थी, ये बात तो वो करते हैं। लेकिन वो अगर आपने उसको थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म देके नेशनल लेवल पे किया, वैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर होता है या स्टेट में होता है कि वो उनके लेवल पे करे, कुछ दिक्कत नहीं उसमें, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज वी कैन, आप बच्चों को बता सकते हैं कि भाई आप मलखाम का पिक्चर निकालो, या अगर आपके पास कुछ वीडियो है, अपना अच्छा सा वीडियो है, तो आप वीडियो कलेक्ट करो, उससे कलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन वो वहां तक सीमित ना रहते हुए मलखाम का जो उनके पास कलेक्शन होगा, अगर कोई कलेक्शन करता है, मलखाम इंडिया नाम का जो ग्रुप है वो कर रहा है, वो कलेक्शन करके जो भी अच्छे से सेट्स है उसमें, उसको कलेक्टिवली अगर वो सीडी बनाते हैं उसकी और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इट्स वन थिंग टू कंट्रीब्यूट फॉर
15 जून यानी मलखाम दिन के लिए। बाद में आप बच्चों को ये करा सकते हैं, छोटे बच्चों को, कि भाई आप मलखम के बारे में लिखो, आपको जो पता है वो लिखो। बड़े बच्चे होंगे उनको कुछ एक्सपीरियंस लिखने को बोलो कि हम कंपटीशन के अब जाते हैं हम लोग, तो कंपटीशन के वर्क या कंपटीशन के वो माहौल जो रहता है उसके बारे में लिखो, वहाँ पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या फील किया है वो लिखो। ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा आइडियाज है, लेकिन बच्चों को वो बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत भाएगा। इस कोरोना में कर सकते हैं ऐसे आइडियाज है। मैं तो सर खुद मेरा खुद का प्रिंसिपल है, मेरा खुद का मानना है कि मदर्स डे, फादर्स डे, जो भी डेज चलते हैं ना, मेरे लिए तो रोज मदर डे है, मेरे लिए रोज मलखाम डे है। आज सिर्फ इतना है कि 15 जून को हम लोग को जान लगा के इतना सेलिब्रेट करना है कि ज्यादा से ज्यादा मलखाम लोग एंजॉय करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वो फैले और मलखाम खेल बड़ा हो जाए। सर इसी माध्यम में उदय देशपांडे सर भी चैनल पे जुड़े हुए हैं अपने साथ ऑनलाइन। मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, वो खुद विश्व मलखाम के कार्यवाह है, सबसे बिगेस्ट अपनी मलखाम की फेडरेशन है। सर किस तरह से मलखाम डे सेलिब्रेट हो रहा है या आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं सर, उदय सर बोल सकते हैं, देशपांडे सर? हाँ, थैंक यू सर, वेलकम सर। आप हर एक सेशन में आते हैं और ये सेशन में भी आप आते हैं तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। wow, very nice. So we have decided, or we are trying to organize the 4th International Malkham Day after tomorrow, that is on 15th of June, right from morning 7 o'clock till night 8 o'clock. Whole day we have planned many programs. Of course, Shreyas Maskar, Dr. Nita Tatke, Swapnil Khese, Aditya Maskar, Hitesh Sangale, Nidhi Berde, Aditya Deshpande, all this Mumbai City District Malkham Association team is behind that. The main highlights of this International Malkham Day celebration is to make the people aware about the different aspects of Malkham, to remember the people who have contributed for the development of Malkham. So we have started with Malkham Puja by the State President Raja Adhikari from Nagpur, then Gangavam Pawar from Khandala Bauda, Satara. Then we have started with some interviews of Chhatrapati Award winners, and of course from the people, organizers or office bearers of the Maharashtra Amateur Malkham Association from different states, from different districts, and they'll be giving some their own idea of what they think about the Malkham and what are they doing about Malkham. Then we'll be in the main highlight is we are going to start the gradation exam certification, like music or like in judo, karate. There are different exams at different levels. So for those those exams, we have started in Malkham, Malkham Bichu, Malkham Pravesh, Malkham Praveen, Malkham Kushal, and Malkham Visharat. So all these 6 levels, we have got different elements on the roof. So description of those elements, how to teach them, and then how to conduct the examination, and then how to give the certificate. Whole this thing we are going to start or inaugurate on the 15th June 2020. And then one international conference is there between 7 o'clock in the evening to 8 o'clock in the evening, 1 hour. And different Malkham lovers who had, some of them have participated in the first World Malkham Championship. Some of them might not be able to come here, but they were doing some work in their own country. So about 20 people from all over the world from different countries will come together on WebEx platform, and will be discussing about the development of Malkham in their own country, or what are their opinion about Malkham, how they feel about their participation in the first World Championship. Like this, there are many programs which will be celebrating on this 15th of June 2020, the 4th International Malkham Day. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड इसके बारे में हम लोग सब फॉलो कर ही रहे हैं।
हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने आपने रखे हुए कुछ कंपटीशन में भी पार्ट लिया है, और आपने जिस तरह से नीचे स्तर से लेके इंटरनेशनल स्तर तक सब एक भी चीज आपने छोड़ी नहीं है, और हर एक को बहुत अच्छी तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत चीज देखने जैसी है, कहाँ पे जाऊं क्या करूं ऐसा है। इसलिए मैंने ऐसा 2 दिन पहले ही मेरा मलखाम डे चालू कर दिया, और आज से ही मैंने इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दिया, आज और कल, क्योंकि मुझे पता है 15 तारीख को कुछ भी करने मिलने वाला है नहीं। सब जगह पे टाइम सब लोगों ने बुक करके रखा है, बट इज ओके। मैंने जिस तरह से बोला है कि एवरी डे इज मलखाम डे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आपने जिस तरह से प्लानिंग किया है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका उस सेशन में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया भी कि ये सब चीज हम लोग को देखना है। फिर वो अपना मलखाम खिलाड़ी हो या आपके फैमिली मेंबर्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि सिर्फ मलखाम खेलने वाला खिलाड़ी ये सब नहीं देखना चाहिए, सब ने देखना चाहिए। जिस तरह से हम लोग बाकी भी खेल देखते हैं, एक एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू सर फॉर योर इम्पोर्टेंट स्पीच एंड one more thing. Yes, sir. One more thing, Ganesh, I forgot that interestingly, as Sujit also suggested, we have started some competitions like essay on Malkham, drawing on Malkham, photo contest on Malkham, and Malkham poem. And we have appointed different judges, and we have called the interviews till 12th June. And so many entries have come that all the results will be declared on 15th of June, and we'll be giving them e-certificate for participation and also the merit certificate for their valuable participation. So awareness about Malkham is created among different levels, and as per age groups, under 10, under 18, under 14, under 18, and even above 18, open age group is also there. We want participation from all over, from different age groups as well. ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू। ऐसे नहीं कि मलखाम खिलाड़ी सिर्फ अपने शरीर से फिट होना चाहिए, वो मन से भी फिट होना चाहिए, और उसके पास जो भी कला गुण है, जितना भी टैलेंट है, वो मलखाम माध्यम के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए अपना टैलेंट। चित्रकला हो या फिर कुछ ऐसे है या कुछ भी, अपनी सोच को वो बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास उसका आपके माध्यम से वो पहुंचाने की कोशिश करे। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्ते सर, सुजीत सर और ऑल डिग्नेटरीज, नमस्ते। आप खुद नेशनल जज है, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, अच्छे कोच भी हो, तो आपका क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ऐसे मुझे लग रहा है। प्लीज आस्क। थैंक यू सर, बट आई एम नाउ इंटरनेशनल जज। सुजीत सर, मेरा सवाल है कि अभी आप MFI के सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसलिए मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको कि ज्यादातर के खेलों में नए नियम आने के बाद 2 से 3 सालों में उसको अपडेट किया जाता है। जो भी त्रुटि होती है उसमें, जो भी कमियां होती है, वो नोट किया जाता है और उसको उसमें बदलाव आता है। बट हमारे खेलों में देखा गया है कि अगर कोड अपडेट हो गया, उसमें कमियां पाई जाती है और वारंवार आती है, बट वो अपडेट क्यों हो नहीं पाते? कि वैसा होना ही चाहिए। हर अगर आप हम जितने भी खेल देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, तो उसमें ऐसा ही होता है। उनकी टेक्निकल कमेटी जो रहती है वो बहुत एक्टिव रहती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है, उसको उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो भी उतना ही सपोर्ट करती है। ये थोड़ा हमारा कुछ तो मिसकम्युनिकेशन है, ये कुछ गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अपने यहाँ टेक्निकल कमेटी के मेंबर जो है बहुत सिंसियर है, बहुत जानकार है इसमें, लेकिन वो जो सुझाव देते हैं या कोड ऑफ कॉन्डक्ट चेंज करते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वो जल्दी सुधर जाएगा, ऐसे हम देखेंगे। ओके, थैंक यू सर। गणेश। Yes, Ganesh, welcome again one more time. You can ask question. Good evening, sir. This is a good session for all Malkham lovers. I want one question, sir. Did you any idea about basics of Malkham? Because nowadays all the coaches are doing only for the competition level. Like they know very well about the Malkham, like what's a wiki, what's something, but they don't know what is the basic elements
Sorry, Vinesh, I basic can't hear you. mount, basic acrobatics like that. Any you can give any suggestion about that, please? And one thing, sir, you are traveling this Malcolm field in 35 years. You know the basics and all. I'm also nearby 30 years I crossed in this field because in 1990 I started. I know the basics because my master given a basic trainings. But nowadays, all are doing only competition level. These students coming only 5 years or 6 years, then they go to next area. Quantity बढ़ाओ पहले. Quantity और quantity. Increase the quantity of number of students. Give them basic training. Make them fit for Malcolm. Because each person has different qualities. We have to look after them and we have to decide what he can do. मैं एक उदाहरण दूंगा आपको. अब ये तुषार गिरे करके है जो अपने स्टूडेंट है मलकम के, एक्स मलकम प्लेयर, एक्स नेशनल प्लेयर तुषार गिरे है. He was supposed to do Malcolm, but it's Mahesh Atare. He knows his abilities and he diverted him to diving, and he's performing there very nicely, and he is now Shivak Chhatrapati awardee. What we have to see, what we have to look after, we have to look the basic or what are the qualities in that student, and then we have to focus what we have to teach them. Don't go for the competitions. Go for his perfection and his physical fitness, and then teach him the skills. हाँ सर, मेरा जो क्वेश्चन तो नहीं है, एक जनरल एक बात है. विनायक ने जैसे पूछा कि बाकी स्पोर्ट्स के जैसा डेवलप हो रहा है, तो एवरी समथिंग उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप या जो भी होते हैं उसके बाद कोड ऑफ पॉइंट चेंज हो जाता है. बट अपने पास ऐसा अभी हमारा स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड चैंपियनशिप या जो भी है. बट फ्यूचर में अभी बहुत सारे लोग मेरे से सीनियर भी है, बट मैंने एक्चुअली जजिंग जो स्टार्ट किया वो 2005 से किया, और साथ में आई थिंक सो देशपांडे सर ने न्यू कोड जो इंग्लिश में प्रिंट किया था. बट उसके बाद जो भी अपडेट हुए ना सर, वो फिजिकल अपडेट बहुत कम हुए, ओरल अपडेट ही हुए हैं. और श्रेयस सर आने के बाद जो हमारे 2 या 3 सेशन हुए, उसमें हम लोग को थोड़ा सा चीजों को क्लैरिटी हुआ जो इंग्लिश या मराठी कोड ऑफ पॉइंट से जब था. सो ऐसा कुछ एक नेशनल बॉडी या अभी तो इंटरनेशनल बॉडी भी बन गया है, तो ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या कि कॉमन बेस बना के उसको जो भी चेंजेस हुए वो इनपुट करके जल्द से जल्द, मतलब अभी तो हम लोग एक वर्ल्ड कप कंप्लीट कर लिए तो जल्द से जल्द उसको अपडेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? और दूसरा एक है, वो भी एक क्वेश्चन भी है और एक क्वेरी भी आपके लिए, मतलब एक हिसाब से ऐसे डाउट है कि जनरली अभी मलखम जो भी हमारा चल रहा है आपके टाइम से या हम लोग भी जो कर रहे हैं सिखा रहे, तो एक कॉमन प्रोग्राम नहीं है किसी भी एज ग्रुप के लिए, या डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक जिम्नास्टिक्स का है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. ये चीज किसी ने बनाने का ट्राई नहीं किया है या बन नहीं पा रहा है किसी चीज के वजह से, या तो कोऑर्डिनेशन के वजह से है, आपने जैसे बताया अभी विनायक को, या कुछ और चीज है, ताकि जैसे इंटरनेशनली कॉमन एक रनिंग प्रोग्राम है. अभी जिम्नास्टिक्स में मुंबई में भी है कि एक लेवल 1, लेवल 2 के हिसाब से GFI का चलता है, वैसे एक MFI के थ्रू या अभी इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू एक कॉमन प्रोग्राम बने कि इस प्रोग्राम के थ्रू बच्चा डेवलप हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जाए. तो वो वैसे में कुछ हम लोग कर सकते हैं या फ्यूचर में चीजें हो पाएंगी क्या? ये आप सीनियर लोग ही कर सकते हो, हम लोग तो सिर्फ एक यंग जनरेशन इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आपके थ्रू ये सब चीजें हम लोग को रास्ता पता चलेगा. तो मैंने विनायक के जो सवाल था उसके बारे में वही बोला था कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते, जैसे कि जो पॉलिटिक्स है या जो भी राजनीति है वो भी यहाँ पे डिस्कस करने की चीज नहीं है. लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप जो है वो बिल्कुल हमें कम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों के परफॉर्मेंस पे, उसका कोड ऑफ पॉइंट जो है वो डेवलप करने के लिए. हालांकि विश्व मलखम संगठन जो है उसका संगठन बना है, लेकिन क्या है अपना मलखम फेडरेशन जो है वो उनको एफिलिएट होना चाहिए,
अगर एथलीट है तो उनका विश्व मलखम्ब फेडरेशन का कहना उन्होंने मानना चाहिए। अगर वैसा होता है तो किसी एक के अंडर लीडरशिप में ये सब आ जाएगा। अभी क्या है, विश्व मलखम्ब संगठन जो है उनका कोड ऑफ पॉइंट अलग है, अपना फेडरेशन का अलग है। हालांकि भारत में जितने भी स्टेट्स है वो मलखम्ब फेडरेशन के अंडर चलते हैं और जो भी उनके कोड ऑफ पॉइंट है उनको फॉलो करते हैं। तो थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन गैप है, वो तो जल्द ही कम हो जाएगा ऐसा लगता है। वो होने के बाद तुरंत ये सब प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाएंगे, ये मिट जाएंगे। सर राम का सर और एक क्वेश्चन था कि लेवल बनाना, मतलब लेवल 1 2 3 उसके ऊपर क्या आपका वास्तव होगा सर, वो होना चाहिए कि नहीं? और वो जजेस की है कॉम्पिटिटर्स की? कंपटीशन के लिए सर, कॉम्पिटिटर्स के लिए। हालांकि वैसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हालांकि अपने बहुत सारे लेवल डिफरेंस तो बहुत है, ये मुझे भी जब पता है, लेकिन उसको भी हम लोग ही करना बदल सकते हैं। क्योंकि क्या है, अगर हम पुराने जमाने में जब गांधी जी काम करते थे, वो जो उनके वक्त में जो हरिजन थे उनको बाजू में रखते थे और किसी अच्छे सवर्ण जो थे उनको आगे लेके चलते थे या उनकी सुनते थे सब लोग। वैसा ही ये ऐसा लगता है मुझे। मेरी सोच कोई अलग होगी शायद, लेकिन मेरी सोच ये है कि लेवल मत बनाओ उसके, उनका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे टीम एफर्ट्स ये हमें करना होगा। जिनको भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टेट में ऐसा ही है कि अगर मेरे स्टेट में बच्चे बढ़ते हैं या क्वांटिटी बढ़ती है बच्चों की, क्वालिटी अपने बढ़ेगी, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो मैं जो चला रहा हूँ अभी, या समझो एसोसिएशन मेरे पास है, तो अगर क्वांटिटी बढ़ने से ऐसा होगा कि भाई मुझे हटा देंगे वहां से, या कहीं से वो डर रहता है उनके मन में। वो डर पहले भगाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, तो ही हम ज्यादा सफल हो जाएंगे या मलखम्ब ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। जो आप बोल रहे क्वांटिटी बढ़ाना है, तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? और दूसरा जो है, जो कंपटीशन में इतना सालों से मैं जज करके बैठा हूँ, हर कंपटीशन में हर एक एलिमेंट के ऊपर अलग अलग स्टेट के या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? क्वांटिटी बढ़ाने के हमें ज्यादा कुछ करने की प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक गांव में हमारे मलखम्ब है। केवल उनके तक उन लोगों तक पहुंचना ये हमारा काम है, और ये किसी एक का काम नहीं है। बिल्कुल, मैं पहले से यही बोल रहा हूँ कि किसी एक का काम नहीं है ये, हर एक ने, या एक टीम एफर्ट, अगर आप टीम एफर्ट्स करते हैं, कुछ टीम बना के किसी को जिम्मेदारी देते हैं, तो ही ये काम बन पाएगा और क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। एक साथ आके एक टीम बना के अगर कुछ भी काम किया जा सके तो क्वांटिटी तो एक चुटकी में बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ाने को बिल्कुल बढ़ जाएगी। या मैंने जो बोला था, और आपने भी उसका एक बहुत ये किया था, जिक्र किया था कि श्रेयस सर, महेश अकाड़े सर और सुजीत ऐसे प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ एलिमेंट्स जो है उसका लिखित स्वरूप कुछ में आना चाहिए या कुछ किताब बननी चाहिए। तो ये अगर होता है, ये जितना जल्दी हो जाएगा तो वो नजरिया बदल जाएगा, हर एक का नजरिया एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा। इसीलिए उसका एक्सप्लेनेशन जो है हर एक एलिमेंट का, वो होना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और ये काम भी अकेले का किसी का नहीं, वही टीम वर्क की है। लेकिन वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी भी बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, और बिल्कुल। सबको एक ही नजरिए में लेके आना। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है, उसका नाम भी हालांकि मैं के साथ बदलता है, एलिमेंट वही है, लेकिन जगह बदलती है तो उसका नाम बदलता है, उसको भी एक साथ एक लेके आना जरूरी है। वो देशपांडे सर ने इसका जवाब दिया था कि वो अगर फॉरेन में भी कहीं जाते हैं तो वो एलिमेंट का नाम वही देते हैं जो अभी यहाँ प्रचलित है महाराष्ट्र में, या जहाँ पे ओरिजिनेट है वो ओरिजिनेटेड ने भी देते हैं, वो वहाँ पे वो होना चाहिए अभी। यस सर, आपने सही बात किया, मुझे बराबर याद है। देशपांडे सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया था, कहाँ से भी आए, भारत देश से आए या भारत देश के बाहर से आए, अपने एलिमेंट का नाम जो है उसी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे कि हम लोग बंदर पकड़ बोलते तो उसको बंदर पकड़ी बोलो, उसको मंकी होल्ड या अलग कुछ मत बताइए। अपने गेम को जिस तरह से हम लोग सीखा है उसी तरह से प्रेजेंट कीजिए। जिस तरह से सर हर एक लड़का, हर एक बच्चा अपने मम्मी पापा का होता है, उसी तरह से वो अपने भारत देश का भी होता है।
तो मैं यही बोलना चाहूंगा इस माध्यम से कि ये खेल किसी का नहीं है, ये अपने भारत देश का खेल है। मैं चाहूंगा कहाँ पे भी शुरुआत हुई है, ये अपने देश का खेल है और हम पूरे देश को एक साथ आके इस खेल को आगे लेके जाना है, और इसी के लिए मैं मेरा कुछ योगदान देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये सब चालू किया है। सुजीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपका सेशन बहुत ही अच्छे से हुआ, और जो आपने आज बात किया वो दिल से बात किया है, जहाँ पे मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए हम लोग को सबको हेल्प होगा। सबको हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ पे हमारा सेशन खत्म हुआ ये डिक्लेयर करना चाहूंगा।